हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सफलता पाना हो तो खुद पर विश्वास कीजिए, दूसरों को बातों पर मत रहिए, है ना। दूसरों को बातों पर मत रहिए, खुद पर बिलीव कीजिए। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि उस इंसान में क्वालिटी नहीं है, उस बंदे में क्वालिटी नहीं है, वो कैसे सफलता पा लिया, वो झूठ बोलता है ना। तो इस चीज़ को लेकर आपके मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए। बस एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि वैसे इंसान हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। मैं उनकी बुराई तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्यों नेगलेक्ट करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। सफलता पाना हो आपको, बिल्कुल अपने आप पर कॉन्फिडेंस रहिए। कौन क्या कहता है किसी के बारे में मत जानिए। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए, निश्चिंत होकर बढ़िए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस निरंतर चलते रहिए। सफलता एक दिन या एक दिन खुद ब खुद आ जाएगी। मैदान छोड़कर मत भागिए, क्योंकि वैसा इंसान जो मैदान छोड़कर भागा वो समझिए वो जनरल कंपटीशन के दृष्टिकोण से वो बाहर हो गया, है ना। तो जब तक आप मैदान में हैं, सफलता आपके पास है। मैदान मत छोड़िए, है ना। मैदान छोड़िएगा बस सफलता हाथ से निकल जाएगा, है कि नहीं। तो प्यारे भाइयों और दोस्तों, देखिए और समझिए। आगे की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक जो है, हमारा पढ़ रहे थे आप लोग संविधान के अनुच्छेद। आगे चलते हैं और देखते हैं। कहता है हमारा अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कृषि और पशुपालन कितना महत्वपूर्ण है ना। हमारी देश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें से आधा % जो लोग हैं, वैसे लोग जो कृषि पर आधारित है। हमारा देश क्या है, कृषि पर डिपेंड है ना। और पशुपालन, इन दोनों चीजों पर हमारा देश क्या है, डिपेंड है, आत्मनिर्भर है ना। देखते हैं बार बार न्यूज में यही आते रहता है कि हमारा देश इतने सालों में उन्नति करेगा कृषि पर, पशुपालन पर, है ना। इन सब चीज़ों की चर्चा किस में की गई है, 48 में चर्चा की गई है ना। नेक्स्ट जो हमारा 48 का एक आता है, आर्टिकल नंबर 48 का आर्टिकल नंबर 1 आता है पर्यावरण तथा वन्य जीव का संरक्षण। बात सही है, क्योंकि हमारा पर्यावरण रहेगा तभी तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर पर्यावरण हटा दिया जाए, पर्यावरण खत्म हो जाएगा हमारे देश से, तो क्या रहेगा, कुछ बचेगा? हम सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। इसलिए पेड़ रोपिए, पर्यावरण को बचाइए, तभी हम सब सुरक्षित रहेंगे, सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। आप सबको पता ही है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को। देखते हैं ना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए इंक खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी टेंशन मत लीजिए, बोल दिए हम लोग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। 5 जून को अब पता चल रहा होगा, देख रहे हैं ना, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुच्छेद नंबर 50। इसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बिल्कुल सही बात है। देखिए, देखते होंगे हमारे देश में 3 प्रकार के पृथक्करण होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 गो पृथक्करण हमारे देश में है। इसकी चर्चा किसमें की गई है, आर्टिकल नंबर 15 में, आर्टिकल नंबर 15 में। और नेक्स्ट जो हमारा है वो 51 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि देखते होंगे आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का मतलब क्या है। जैसे कोई, मतलब कि कोई देश हम पर आक्रमण कर रहा है या हम पर देश को आक्रमण करना चाहता है, तो उसको बातचीत में हम सुलझा दें, यानी कि उनसे हम हाथ मिला लें कि नहीं, ये चीज़ युद्ध नहीं होनी चाहिए, हमारे देश में शांति बना रहे। तो इसकी प्रक्रिया की चर्चा जो की गई है वो आर्टिकल नंबर 51 में कहा गया है। और नेक्स्ट है हमारा 51 के ए, यानी इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया, यानी कि मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य की चर्चा किसमें की गई है, 51 के ए में चर्चा की गई है ना।
51 में चर्चा की गई है मूल कर्तव्यों की। और आर्टिकल नंबर 52 में तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, प्रेसिडेंट। आर्टिकल नंबर कितना में? 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। ऐसे भी देखते हैं हम लोग कहते हैं कि देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो प्रेसिडेंट को। इसकी चर्चा किस में है? आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है। आप चाहे तो एक बार में पूरा को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा को कवर कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार में रिपीट कर दीजिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 395 को रटना संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको याद करना हमारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को याद करते हैं ताकि हमारे एग्जाम में ये चीज़ पॉइंट कवर करे और ये चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। नेक्स्ट हमारा चलते हैं आर्टिकल नंबर 53। इसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति माने संघ में कौन कौन से कार्यपालिका होंगे जिनकी शक्तियों का वर्णन जो किया गया है वो आर्टिकल 53 में कहा गया है। कितने में? आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है। और आर्टिकल 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा वो होगा 54 में। देखते हैं उनका निर्वाचन किसकी प्रक्रिया होगी, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, उनका निर्वाचन किस प्रकार का होगा, इसकी चर्चा 54 में किया गया है। क्योंकि हम देखिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को सिर्फ अभी याद करवा रहे हैं। हम टॉपिक तो पढ़ाएंगे ही, भारत का राष्ट्रपति पढ़ाएंगे, प्रेसिडेंट पढ़ाएंगे, आपका प्राइम मिनिस्टर पढ़ाएंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ाएंगे, गवर्नर पढ़ाएंगे, है ना, चुनाव समिति पढ़ाएंगे, ये सारे टॉपिक को हम कवर कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। इसलिए सिर्फ अभी आर्टिकल को याद कीजिए, आर्टिकल को पकड़िए कि कैसे इस तरह से हम याद इसको कर सकते हैं, है ना। बेहतरीन ढंग से याद करने का तरीका है, इसको कोई ट्रिक से दुनिया का कोई भी टीचर आपको ट्रिकी मैजिक से नहीं सिखा सकता है। सिंपली हम बोलते हैं कुछ ट्रिक, कुछ ऐसे संविधान है जिसको हम याद करवा सकते हैं, वो इसके बाद वाले हम वीडियो में बताएंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। आर्टिकल नंबर 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति क्या होगी, उनके निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेंगे, कौन कौन लोग रहेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया में, इन सब की चर्चा जो की गई है 55 में की गई है ना। और 56 हमारा ये कहता है कि राष्ट्रपति की पदवावधि, 56 क्या कहता है, राष्ट्रपति की पद विधि की प्रक्रिया क्या है, किस में होगी, वो सब की चर्चा किस में की गई है, आर्टिकल नंबर 56 में की गई है। नेक्स्ट हमारा है 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, इनकी पुनर्निर्वाचन की पात्रता क्या होगी, लेखक जोखक क्या होगा, कैसे इनकी प्रक्रिया चलेगी, है ना, किस तरह से वर्णन करेंगे काम का, क्या इनका प्रक्रिया होगा, इन सब की चर्चा किस में की गई है, 57 में। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 58 में कहा गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आहत, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आहत, उनको डिपेंड कौन कौन से रहेंगे, राष्ट्रपति की क्या क्या आहतें पूरी करने की चर्चा जो की गई है वो आर्टिकल नंबर 58 में कहा गया है ना। 59 हमारा भी यही प्रकार का चर्चा किया गया है। 59 क्या कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या होगी, क्या क्या उनमें शर्त होगी, है ना, कि राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इन सब की चर्चा रूल एंड रेगुलेशन किस में लाया गया है, 59 में चर्चा किया है। राष्ट्रपति के लिए शर्तें, क्या शर्त है भाई, बनने के लिए क्या शर्त है, नागरिक होने चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए उनको, है ना, 30 वर्ष की आयु पार करना चाहिए, वह किसी भी जुर्म या मुकदमे या कोई भी कानूनी दोषी ना पाया गया हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, इन सब की देखते हैं पूरा रूल एंड रेगुलेशन करते हैं तभी जाकर हम फुलफिल कर पाएंगे, तो ये हमारा कंडीशन शर्त होता है। नेक्स्ट हमारा 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति की शपथ, आपको पता है राष्ट्रपति की शपथ की प्रक्रिया हमारा 60 में कहा गया है। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो इनको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। तो इसकी चर्चा जो कही गई है वो 60 में कहा गया है। 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया भी उन पर लगाई जाती है ना। जब ये प्रक्रिया लगेगा तो उनको 14 दिन पहले नोटिस कर दिया जाएगा कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी, है ना, ताकि वो अपने कुछ कंडीशन जो है वो
संसद के सामने पेश करें। लेकिन उनसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, तो 14 दिन पहले उनको नोटिस भेजते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हम क्या करते हैं, एक नोटिस देते हैं कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लगेगी। इसकी चर्चा जो की गई है हमारा 61 में कहा गया है। 62 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु समय व रीति क्या होगी। इनकी निर्वाचन के बारे में कि इनकी निर्वाचन की प्रक्रिया कब होगी, इनकी समितियां कौन कौन सी होगी, इनकी रीति क्या होगी, कंडीशन कौन कौन से फ्लो करेंगे, इन सब की चर्चा की गई है 62 में, है ना। नेक्स्ट हमारा है 63। इसमें कहा गया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। बात सही है, प्रेसिडेंट है ना जी, भारत के उपराष्ट्रपति होंगे। किसमें चर्चा किया गया, 63 में। आपको ये राष्ट्रपति, अब जैसे राष्ट्रपति हुए कोविंद, रामनाथ कोविंद जी, अगर वो चाहें कि हम ये पद छोड़ रहे हैं, हम त्याग रहे हैं, तो उनकी पद ग्रहण कौन करेगा, भारत के जो उपराष्ट्रपति रहेंगे वो इस चीज़ को पद ग्रहण करेंगे, यानी कि वो अपना त्याग पत्र इनको देंगे, उपराष्ट्रपति को, है ना। तो एक उपराष्ट्रपति भी होंगे, तो हमारे होंगे 63 में चर्चा किया गया है ना। अब देखिए हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ कंडीशन फॉलो करता है कि 64 में कहा गया उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति होना जरूरी है, सभापति होना चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, देखते हैं क्वेश्चन आता है बन के, तो कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, है ना, वो सभापति होते हैं। और राज्यसभा का मुख्य रूप से मेंबर भी उनको कहा जाता है, तो सभापति होना जरूरी है। 64 में कहा गया है। 66 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, सेम प्रोसेस है। उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है, इन सब की प्रोसेस की प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया किसमें किया गया, 66 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है और किसमें कहा गया। तो आर्टिकल नंबर 66 में। आर्टिकल नंबर 68 एक आता है कि उपराष्ट्रपति पद भरने हेतु निर्वाचन, इनकी पद भरने के लिए कौन कौन सी नीतियां लागू होगी, कौन कौन सी शर्तें हैं, इन सब को फ्लोवर हम करेंगे 68 में। 68 में क्या कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद भरने हेतु निर्वाचन, है ना। अब है हमारा 69 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का शपथ, उपराष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाएगा, कौन ग्रहण करवाएगा, इन सब की चर्चा किसमें किया गया है, 69 में। 72 हमारा ये कहता है आर्टिकल क्षमादान की शक्ति। देखते हैं कि जब कोई अपराधी नोटिस भेजता है कि हम निर्दोष हैं, अगर किसी को फांसी की सज़ा हुई है और वो कहते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमें माफ़ कर दिया जाए, अगर सारे न्यायालय उनको माफ़ कर दिया जाएगा, उनको सज़ा, मान लीजिए सभी न्यायालयों ने उनको सज़ा दे दिया किसी आरोपी को फांसी की सज़ा, तो अंतिम जो शर्तें होगी जो लागू होगी दोषियों को, वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को लिख सकते हैं कि हम निर्दोष से हम बने, इसकी चर्चा की जाए। तो जो राष्ट्रपति होंगे वो क्षमा करने की शक्ति जो होगा आर्टिकल नंबर 72 में उनको क्षमा कर सकते हैं, है ना। 73 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। हम लोग जानते हैं कि भारत देश में संघ क्या है, संघ, यानी कि संघ की शक्ति का विस्तार कितने होंगे, कौन कौन से रूप अपनाए जाएंगे, इन सभी की चर्चा किसमें की गई है, 73 में की गई है। 74 हमारा ये कहता है राष्ट्रपति को सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद। देखते होंगे आप लोग, क्वेश्चन आता होगा कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी है, तब मंत्रिपरिषद के प्रति, है ना। क्वेश्चन उठता है कि लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद के प्रति। तो राष्ट्रपति को अगर कोई सलाह देने का हेतु कार्य करेगा तो मंत्रिपरिषद होगा। इसकी चर्चा जो की गई है 74 में की गई है। कितने में, 74 में की गई है ना। 75 हमारा ये कहता है कि मंत्री को वोट में उपबद्ध है, मंत्री के वोट में उपबद्ध है, यानी कि मंत्री के वोटों में कौन कौन से उपबद्ध का मतलब होता है, कौन कौन से शामिल होंगे प्रक्रिया, कौन कौन से उसमें कंडीशन लागू होंगे, है ना। इन सब की चर्चा 75 में की गई है। 76 हमारा कहता है एंटोनी जनरल के बारे में चर्चा किया गया है, यानी कि भारत में एक महान्यवादी होंगे। भारत में एक महान्यवादी मतलब कौन, देखते हैं किसी भी राज्य सरकार की जो पूंजी होता है या ब्लैक मनी का निर्गमन होता है, उनकी जो पकड़ने का काम होता है, किसी भी केंद्र से किसी भी राज्य सरकार का जो लेखा जोखा होता है, इन सब की देखभाल कौन करते हैं, भारत के महान्यवादी करते हैं, है ना। अनुच्छेद 77 क्या कहता है कि भारत सरकार के कार्य संचालन, है ना। इसके बारे में आर्टिकल नंबर 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्य संचालन की चर्चा की गई है।
कैसा कार्य संचालन है भारत सरकार का, इसमें कोई खराबी है कि नहीं है, क्या क्या इसमें और नियम लागू होने जरूरी थे, है ना, ताकि और बेहतरीन ढंग से चल पाता। तो इसकी चर्चा किस में की गई? 77 में। आपका था 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य। अब प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्रपति को ये जानकारी दें कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं, या हम भारत में ये चीज़ लागू करने जा रहे हैं, या किसी भी देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं बताते हैं ना जी कि हम अगला देश में अगला कदम ये उठा रहे हैं, तो उनको ये सलाह देते हैं, सूचित करते हैं, जानकारी देते हैं। राष्ट्रपति को जानकारी देने हेतु प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है ना। किसमें? 78 में। 79 एक आता है कि भारत का संसद का गठन, यानी संसद का गठन किस में चर्चा की गई है? 79 में। तो आपको पता ही है संसद का निर्माण 3 सदनों से मिलकर बना हुआ है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है हमारा संसद यानी पार्लियामेंट, है ना। अनुच्छेद 80 क्या कहता है? राज्यसभा की संरचना की गई है। राज्यसभा की संरचना यानी कि जिसको उच्च सदन कहा जाता है, जिसे हम कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको कभी हम भंग नहीं कर सकते हैं। तो इसकी चर्चा की गई है 80 में, है ना। अभी तो राज्यसभा में कितने कुल सीटें हैं? 245, लोकसभा में 545, अधिकतम जो हो सकती है 552, है ना। उसके बाद 81 कहता है कि लोकसभा की संरचना। लोकसभा की संरचना करने का मतलब है उनमें कौन कौन सी संरचना होगी। संरचना का मतलब क्या? कैसे उसकी प्रक्रिया होगी, कितने उनमें मंत्री होंगे, कितने मंत्री परिषद का गठन होगा, किस तरह से इनमें कार्य किया जाएगा, इन सब की चर्चा 81 में किया गया है। और लास्ट जो हमारा 83, इसमें कहा गया संसद के सदनों की अवधि कितनी होगी। देख सकते हैं कि साल में संसद की अवधि जो होती है वो 6 माह पर एक अवधि बुलाया जाता है, फिर 6 माह पर फिर से एक गठन होता है, 2 बैठक होता है ना जी, चर्चा होती है कि नहीं हर बार, लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में होती है। तो इसकी जो अवधि की प्रक्रिया है 83 में की गई है ना। तो यहाँ तक मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट हो पाया है, और आप लोग देख सकते हैं इसमें आप चाहे तो पूरा स्क्रीनशॉट कवर कर सकते हैं, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, और आप लोग इस चीज़ को नोट करके आप इस चीज़ को बेहतरीन ढंग से याद कर सकते हैं, जिस तरह से हमने बताया आप लोगों को, है ना। तो आज का जो वीडियो है हमारा यही कंप्लीट होता हुआ। बस लास्ट में ये कहते हैं हम आपको कि मेरे वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और उन बच्चों तक फैलाएं जिनको कहने का मतलब है जिनको पेड कोर्स लेने में वो सक्षम नहीं है ना। पेड कोर्स मतलब वो पैसा देकर कोर्स नहीं खरीदना चाहते हैं, वैसे बच्चों तक इस चीज़ को पहुंचाएं ताकि वो इस चीज़ का लाभ उठा पाए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।